हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, लेवल 6 का क्वेश्चन पेपर है। इसका एक क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मॉर्निंग शिफ्ट का, ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। लेवल 4 का भी क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए पहले, और वो चैनल पर डली हुई हैं वो वाली वीडियोज़। ठीक है, तो इसमें हम लेवल 6 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो मैथ का सेक्शन देखते हैं, मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इम्पोर्टेंस आपको समझ ही सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आने वाले लेवल 2, 3, 5 एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए मैथ का सेक्शन देखते हैं। इसमें डायरेक्ट मैथ का क्वेश्चन देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैथ का क्वेश्चन है आपके पास। क्या कह रहा है कि एक डीलर किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद इतने रुपये में बेचता है। यदि उसे कोई छूट नहीं देता तो उसका क्रय मूल्य 28% का उसको लाभ होता है। तो क्रय मूल्य उसको निकालना है। तो सबसे पहले देखो CP एस वो आपके पास मार्केट प्राइस निकाल लीजिए। यहाँ से 16% की छूट देता है, तो 16% का मतलब कितना हो गया, 84। तो यहाँ पे आ जाएगा 84। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब ये देखो 14 से कटना चाहिए ऊपर वाली संख्या। देखो 14 से काटता हूँ मैं, 14 छक्के 84 6 बार, और 14 से 14 दूना 28, 12 बच रहा है मेरे पास। और इसके बाद में 14 × 42, 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, 14 से 98, 14 अंठे 112। ठीक है, 112। तो मेरे पास कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, दोबारा 112 दोबारा चला जाएगा। ठीक है, 6 से मैं इसको काटता तो मेरे पास बनेगा 6 से कितना बन रहा है, 6 चौके 24, और इसके बाद मेरे पास कितना बनेगा 4, तो 48, तो 4800 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो 4800 यहाँ पे तो एक पॉइंट है और वो हट जाएगा, तो यहाँ पे 480 आपके पास ये आ गया। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि उस पर कोई छूट नहीं देता तो मेरे पास 28% का लाभ होता है। तो ये जो वैल्यू है ना आपके पास, इतने में ही बेच दे रहा है उसको, तो ये 128 की वैल्यू है। तो मेरे को बेसिकली वैल्यू निकालनी है, वो 100 की वैल्यू निकालनी है। मतलब 28% का लाभ कब होता है उसको, जब इतने में ही बेच देता है उसको, मार्केट प्राइस पे ही उसको बेच देता है। तो इसको काट लीजिए कितने से कट रहा है। तो आई थिंक 16 से कटना चाहिए। 16 से 3 बार कट रहा है, 16 × 48 0, और ये 16 से कितनी बार कटना चाहिए, ये मेरे पास 16 से ये मेरे पास कटना चाहिए 16 अंटे 8 बार कटना चाहिए। ठीक है, 8 से फिर ये 2 से कट जाएगा 4 बार, और ये 2 से कट जाएगा 15 बार। ठीक है, अब देखो ये कटेगा मेरे पास 7.5, और 7.5 को और आगे फर्दर मैं काटूंगा तो 3.75, तो मतलब 7500, 375 बनेगा कुछ। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मैथ का क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि इतने रुपए की राशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है और परिपक्वता पर धनराशि इतने थी। भुगतान के लिए साधारण ब्याज की दर क्या थी। अब देखो 6840 रुपये बन गया 5.5 साल के बाद में, तो उसको ब्याज कितना मिला था, इसमें से माइनस कर दो कितना, 4750 माइनस कर दो 6800 इसमें से, तो माइनस किया मैंने, तो ये बनेगा मेरे पास 0, और 14 में से 9 5 जाएगा तो 9 बचेगा। उसके बाद में मेरे पास यहाँ हो जाएगा मेरे पास कितना, 8 0 बचेगा। उसके बाद 2 2090, इतना मेरे पास ब्याज है, 2090 का ब्याज है। और ये मेरे पास ब्याज है वो कितने का है, ये मेरे पास 5.5 वर्ष का। 5.5 का मतलब क्या हो गया, 11/2, 11/2 मल्टीप्लाई बाई, और ये मेरे पास प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, और रेट मेरे को निकालनी है तो R%। अभी इसको सॉल्व कर लेना है सिंपल सा। तो कैसे किस हिसाब से होगा ये देखो, 2 से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पे, 2 से ये कितना बना देगा यहाँ पे। तो चलिए पहले इसको 11 से काट लेते हैं, 2 को मैं इधर ही रहने देता हूँ। 11 से मैंने इसको काटा, 11 से एक बार कटेगा और 9 बचेगा, 11 9 99 0। अब ये मेरे पास वैल्यू बन रही है 38। ठीक है, 19 दूना 38, और 38 को मैं डिवाइड करना है मेरे को 4 5 इससे 75 वाली वैल्यू से। ठीक है, और 100 तो है ही आपके पास। तो अभी देखिए कितना बन रहा है, 4.75 का मैंने जस्ट डबल करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 8.5। ठीक है, इसका मैं डबल करूँगा तो 8.5 बनेगा। उसका मैंने डबल किया तो 17 बन जाएगा। नहीं, 8.5 का मैं डबल करूँगा तो 8 दूनी 16,
17 17 बन रहा है क्या? ये 4 4 दूनी 8 8 8.5 8.5 और उसके बाद में नहीं 8.5 नहीं बन रहा है, ये 9.5 बन रहा है, 9.5 बन रहा है। 9.5 का मैं जस्ट डबल करूँगा तो मेरे पास 19 और 19 का भी जस्ट डबल करूँगा तो मेरे पास 38 बन जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8% आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अलग अलग तरीके होते हैं आपको कैलकुलेशन करने के, इसको 25 से काट कर भी कर सकते हो या फिर मैं इसको डबल करके कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से कर सकते हो जैसे हिसाब से आपको आसान लगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है, तो टोटल टंकी को कितने में भरेगा? ये 8 घंटे में। जस्ट डबल में भरेगा क्योंकि आधा 4 घंटे में भर रहा है। और पाइप बी है उसको पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। ये बी के बारे में बता रखा है कि 12 घंटे में भर सकता है। दोनों की एफिशिएंसी मान लेता हूँ मैं निकालने के लिए। टोटल काम मैंने मान लिया इसको 24, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। अब क्या कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी पूर्ण रूप से कितने समय में भर जाएगी? तो 24 काम करना है मेरे को और 5 की एफिशिएंसी से, तो 4 घंटे तो एज इट इज़ आ गए, 4 घंटे और 4/5 ऐसे। तो 4/5 4 तो घंटे पूरे के पूरे लगेंगे। देन उसके बाद 4/5 का मतलब क्या हो गया? इसको मिनट में बदलूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से ये 12 बार और 12 को 4 से करूँ तो 48, 4 घंटे 48 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या को सॉल्व कीजिए। क्या मिल रहा है आपको? 12 3 36। ठीक है, 36 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा और ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 36 का 36 यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से 1 बनेगा पूरे से। 18 में से 1 जाएगा, मेरे पास कितना बनेगा? 17। 17 को मैं 34 से भाग दूंगा तो 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4। तो यहाँ से इस सब को पूरे को सॉल्व करने से 4 बन रहा है, -4 बन गया। इसको इसमें डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना वैल्यू बननी चाहिए? देखो 3 से तो ये कट जाएगा 19 बार, है ना, 19 पड़ी 95, 19 से कट जाएगा। ठीक है, 19 से कट जाएगा ये 3 बार। अब यहाँ से जो वैल्यू बन रही है वो मेरे पास कितनी बन रही है? 6 से 1/3 और इसमें से 4 माइनस कर दूंगा तो 2 से 1/3 बन जाएगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 2 से 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे कि यदि एक गोले की त्रिज्या एक शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों इतने के बराबर हैं, देन आगे यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं लिख लेता हूँ, उसे इक्वेट कर देता हूँ, 4πr²। ये आपके पास गोले का हो गया, इधर पाई आर और l + r ये आपके पास शंकु का हो जाएगा। तो यहाँ से पाई और r से तो पाई r चला जाएगा, पाई चला जाएगा और एक r चला जाएगा। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? यहाँ से आप देख पा रहे होगे 3r आ जाएगी। ठीक है, l की वैल्यू 3r आ गई तो मतलब 3 गुना, मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ, तो ये 3 गुना है आपके पास रेडियस की। तो मेरे पास हाइट आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? 3 का स्क्वायर करूँगा तो 4। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा मेरे पास तो √3। ठीक है, नहीं 3 का करूँगा तो 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो 2√2। तो मेरे पास ये वाली जो हाइट आएगी ना वो 2√2 आ जाएगी। और जो ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये आपको 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 3√2। तो ये वाली यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 3√2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3√2 से करूँगा तो 3 दूनी 6, तो ऐसे बन जाएगा, और √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से, तो 6 दूनी 12, तो 12 आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे से 4 - 3 बन जाएगा, ऊपर 2 + √3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर बन जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ से कितना बन जाएगा? ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 4। ठीक है, यहाँ तक ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 4। और इसके बाद मैं फर्दर आगे मैं बात करता हूँ आपसे, तो क्या बनेगा मेरे पास वैल्यू? देखिए, हाँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और इसके बाद में यहाँ से जाएगा 3 और +2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4√3, इस तरीके से ये वैल्यू बन जाएगी। अब ये वैल्यू बन रही है 7। ठीक है, तो इधर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो x की आ रही है, तो 7 को इधर के लिए लेके जाऊँगा तो मेरे पास x - 7 बन जाएगा। x - 7 जो वैल्यू बन रहा है वो 4√3 के बराबर है, x - 7 वो 4√3 के बराबर है। तो इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरे पास इधर किया मैंने 4 चौका 16 और इसका करूँगा तो 3, 16 3 48। ठीक है, 48 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास है मैथ का, ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 26।
ए प्लस बी का वह अधिकतम मान निकालिए जिसके लिए संख्या 15 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए 15 से विभाज्य होने का मतलब क्या है कि टोटल जो आपके पास संख्या है उसको मैं ऐड करूँगा तो 3 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। और 5 से विभाज्य होने का तो मतलब क्या है कि लास्ट के डिजिट आपके पास 0 या 5 होना चाहिए। तो मैं केवल 3 से चेक कर लेता हूँ, आंसर आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। तो सबको ऐड किया मैंने यहाँ पे, तो 0 और 6 6 बन जाएगा, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और ये 20, 20 प्लस ए प्लस बी ये बन रहा है। तो ए प्लस बी की मैं क्या वैल्यू रखूँ कि 3 से डिविजिबल हो जाए। देखो मैंने अगर 15 रखा है स्टार्टिंग में तो ये 35 बन जाएगा, तो 35 डिविजिबल होगा नहीं। 13 रखूँगा तो 33 बन रहा है, तो 33 मेरे पास 3 से डिविजिबल है, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। 9 भी नहीं कर रहा, 29 भी आपके पास डिविजिबल नहीं होता, और 11 रखूँगा तो 31 बन रहा है, तो वो भी डिविजिबल नहीं होता 3 से। तो केवल 33 ही है जो संख्या यहाँ से डिविजिबल होगी, तो आंसर आपके पास 13 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि अबरा ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यात्रा करती है बी से ए तक, मार्ग में उसको इतने की चाल से लौटती है। ओके, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल आपको निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है इसका, तो 2 इंटू ए बी 74 इंटू 114 और डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो 74 और 111, तो ये बन जाएगा आपके पास 11 इसमें जोड़ूंगा तो मेरे पास 185। ओके, तो अभी इसको काट लेता हूँ मैं, कितने से कट जाएगा ये देखो, ये 37 से कट रहा है आपके पास 5 बार, और ये 37 से 3 बार जाता है, ये आपको पता ही होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से नीचे भी कर देता हूँ, तो नीचे तो 10 बन गया। तो अब देखिए ये 3 दूनी 6 और देखो, और ये मेरे पास 37 इंटू 2 है, ठीक है। तो 37 इंटू 2 है ना, इसको मैंने हटा दिया। तो 37 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 111 बनता है। 111 को मैं जब 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 8 8 8 बन जाएगा, और चूँकि डिवाइड 10 से करना है तो 88.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग तरीके होते हैं करने को सवाल को, जैसे 37 इंटू 3 आप डायरेक्ट याद रखिए, ये 111 होता है, ठीक है, और कई बार यूज़ होता है आपके पास। तो इसको जैसे ही, अब जैसे कि ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 2 2 हो जाएगा, ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 3 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आसान तरीका होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे देखकर भी पता लगा सकते थे क्वेश्चन का बिना सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन को। तो आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन। यदि ये वाली संख्या जो दे रखी है इनकी माध्यिका 6 है तो ए का मान कितना होगा। तो देखो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो भी संख्या दी है उनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रखना पड़ेगा। तो टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो इनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे पहले मैं देखो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, ए हो जाएगा, उस ए के बाद में उससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, इससे छोटी 2a/3, देन उसके बाद में 3a/5, देन उसके बाद में मेरे पास हो जाएगी a/2, और उसके बाद में हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे कितनी a/4। तो इस तरीके से, तो अभी माध्यिका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3a/5 हो जाएगा। ये मेरे पास 6 दे रखी है, 3a/5 ये मेरे पास 6 दे रखी है, तो 3 से ये कट जाएगा 2 बार, और ए से यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10, तो 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि इसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आरोही अवरोही क्रम में इनको लिखिए, उसके बाद में आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। देखिए कौन सी बिन 1/2 से कम है, तो सिंपल सा तरीका क्या है कि अब देखो ये 8/15, अगर ये 16 होता, ठीक है, यहाँ से 16 होता तो ये 1/2 बन रहा है। अब चूंकि यहाँ पे नीचे वाली संख्या कम की है, नीचे वाली संख्या कम की है, तो अपने आप ये संख्या 1/2 से बड़ी आएगी। तो सभी में 11 दूना 22 इससे कम है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 इससे कम है, केवल एक ही है संख्या है इसमें बढ़ा दिया है, तो बढ़ाया है तो मतलब वो अपने आप 1/2 से कम हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में ये चीज़ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला आपके पास हाँ ये देखिए, ये मैथ का ही सवाल है। एक विद्यालय में कक्षा 5, 6 और 7 में क्रम से इतने छात्र हैं। इनमें से छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए एक बस को किराए पर लेना है। ओके, तो प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान है। तो प्रत्येक बस में एक कक्षा के छात्र हैं, तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या। तो ऐसे सवालों को समझ के ये पता लगाना होता है कि इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले इसमें करना है कि आपको HCF निकालना है संख्याओं का, जिससे HCF मतलब जो भी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को आपके पास कम्प्लीटली डिविजिबल कर दे। तो ये ऑप्शन के थ्रू ही हम जाएंगे। देखो
40 को मैंने चेक किया सबसे पहले, तो 40 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, जिससे सभी संख्या डिविजिबल है। 20 हो सकता है, लेकिन इससे बड़ी संख्या हमको 40 मिल रही है, तो 40 ही हम आंसर ले लेंगे, ठीक है। तो 40 आंसर हो जाएगा। 50 को भी चेक कर लेते हैं एक बार, 50 भी हो सकता है कि आंसर नहीं हो सकता। 50 इसलिए नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि 0 मैंने हटाया तो 0 यहाँ से हटा दिया, तो 28 आपके पास डिविजिबल नहीं हो रहा, नहीं 52 हो रहा है, नहीं 36 हो रहा है, तो केवल 40 ही है जिससे ये सभी संख्याएँ डिविजिबल है। ओके, ये बात समझ में आ गई किस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेणु ने प्राप्तांक में गलती से 9 के स्थान पर 99 लिख दिया, तो गलती के कारण औसत जो प्राप्तांक है वास्तविक से इतना अधिक हो गया, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखो लिखा कितना है, 9 के स्थान पर 99 लिख दिया, तो बेसिकली ज़्यादा लिख दिया 90, तो 90 ज़्यादा लिखा है, इसके कारण ही आपके पास वृद्धि हुई होगी, तो 2.25, ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे कि मैंने इस पॉइंट को हटाया यहाँ पे, तो मेरे पास 2 जीरो में यहाँ पे बढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी ये 225 है, ठीक है। इतना वाला पार्ट को देखिए, 1 जीरो तो है ही, 225 का मैं जस्ट डबल करता हूँ तो मेरे पास आता है 450 का मैं जस्ट डबल करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 900, तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। ये 4 बन रहा है और 1 जीरो ये रहा 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार प्लेट है, जिसको 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार प्लेट काट कर निकाली जाती हैं इसमें से, ठीक है। तो धात्विक प्लेट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो बाकी वर्ग की भुजा की आपको लंबाई आपको वो निकालनी है, ठीक है। भुजा की लंबाई निकालनी है, कितना भाग आपके पास शेष बचा है। तो देखो 36 और 16, पहले सो टोटल एरिया इतना हो जाएगा इसका, और इतने वाले एरिया को हम निकाल लेते हैं। तो देखो इस वाले से क्या हो जाएगा, पाई का मतलब हो जाएगा 22/7, और यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो 36, और ये मेरे पास बन जाएगा 4 चौका 16, और ये बन जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। ये बन रहा है 20, और ये जोड़ा है इसको सबको 56 बन रहा है। इन सबको मैंने हटा दिया यहाँ से, तो 56 लिख दिया। इसको 7 से काटा 8 बार, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 176, तो 176 भाग मैंने इसमें से काट के निकाल दिया है बार। तो टोटल कितने का था आपके पास एरिया, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो 16 की 96, 9 बन रहा है, 16 थी 48, 48 9 57, 576, इसमें से 176 में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है 400। 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वो भुजा है जो वर्ग बन रहा है वो 400 का उसका क्षेत्रफल है और 20 उसकी भुजा हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया ये सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये वाला सवाल देखिए। इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले इस वाले को सॉल्व कर लीजिए। देखो पॉइंट इतना हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद यदि 2 डिजिट हैं तो 1 डिजिट बचेगी अंडर रूट लेने के बाद में, तो यहाँ से तो 0.5 बन जाएगा, इससे 0.50 बन जाएगा, ठीक है। इस वाले को मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 0.07, लेकिन 2 से और मल्टीप्लाई करना है तो 0.14 आ जाएगा यहाँ से। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बन रही है 0.3 बन रही है, ठीक है 0.3, लेकिन 0.3 को मैं अब दोबारा 0.3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.09 माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो वैल्यू बन रही थी, ये मेरे पास वैल्यू बन गई, मेरे पास कितनी यहाँ पे आपके पास 64 में से मैं 0.09 माइनस कर दूंगा तो इसमें से मेरे पास जो वैल्यू बचेगी मेरे पास 0.55 बच जाएगी, ठीक है। आसान सा सवाल था, इसमें कुछ है नहीं, केवल पॉइंट को ध्यान रखना है कि कहाँ पे पॉइंट आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। यदि ए किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचता है और वह 200 रुपये भाड़े पर किराए के रूप में खर्च करता है, तो 200 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे तो 12,500 इतना हो गया। आगे क्या कह रहा है कि इस वस्तु पर 10% के लाभ पर बी को बेच देता है और जो इसको 6% के लाभ पर सी को बेच देता है। तो आगे इसने क्या किया है कि इसको 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर मतलब क्या हो जाएगा 11/10, और फर्दर ये आगे इसको क्या करता है 106 इतने के लाभ पर आगे को बेच देता है इसको, इतना आगे ऐसे इस तरीके से इसको ट्रांसफ़र किया है। देन सी उसको क्रय मूल्य से इतने रुपए अधिक करके अंकित करके बेच देता है। अभी क्या है कि सी ने इतने में इसको, बी ने इसको इतने में बेच दिया, और तो ये सी को इतने रुपए के क्रय मूल्य, अब यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे इससे वो सी का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ मैं,
तो 2 जीरो से तो मैंने ये 2 जीरो हटा दिए यहाँ पे। अब देखो एक बार इसको 2 से काटा तो 5 बनेगा, इसको 2 से काटा मैंने 53 बन रहा है, इसको 5 से काटा तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी 25। ठीक है, तो 25 को 53 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर उसको कितने से कर लूँगा 11 से। 25 75 बन रहा है, 7 और 25 पंजे 125, 125 और 7 132। इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो 5 ये 7 और इसके बाद मेरे पास 5 ये 4 1 14,575 ये वैल्यू बन रही है 14,575। अब इसमें क्या है कि वो इतने रुपए और ऐड कर देता है, उसका अंकित मूल्य करता है वो 2915 ज़्यादा कर देता है इस पर। ठीक है, 2915 इतना बढ़ा के उसको मूल्य अंकित कर देता है। 0 ये 7 और 1 8 1 9 9 और 5 14 और 14 और 2 16 और 1 17। ठीक है, 17,490 यहाँ तक हम सही कर रहे हैं ना। तो वो 5 5 10 7 और 1 8 1 9 9 और 5 14 1 14 2 16 और 1 17 17,490। अभी क्या है कि 17,490 ये है आपके पास। और बाकी अभी थोड़ी देर पहले आया था वो 14,575 आया था ना, 14,575 था शायद, कुछ यही वैल्यू थी, आप ध्यान रखना। तो अभी क्या करता है कि इसको 10% छूट पर बेच देता है। तो 10% इसकी मैंने छूट निकाली तो बेसिकली इसने बेचा कितने में, इसको 1749 में बेच दिया। ओके, तो इतने में इसको बेच दिया, तो इसको प्रॉफिट कितना होगा देखो, यहाँ से वैल्यू इसको माइनस कर दूंगा, 1 यहाँ 5 हो जाएगा तो मेरे पास 4 और इसके बाद में यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं बचेगा तो 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 तो 5 इतने। ठीक है, इतना हो गया और एक आगे यहाँ से बच जाएगा 15,741। इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ जो 14,575 यही वैल्यू थी शायद, मुझ कुछ ध्यान रखना आप, यही वैल्यू थी क्या। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा, देखो यहाँ से 6 बच रहा है, यहाँ से हो जाएगी वैल्यू 8, यहाँ से भी 6 बचेगा और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6, 1 बचेगा और यहाँ से भी 1 बचेगा तो 1166। ठीक है, हाँ यही वैल्यू थी। तो अभी समझ में आया क्या किया है मैंने कि सबसे पहले सी के लिए वो सीपी निकाला हमने। सी के लिए सीपी मतलब सी ने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा था, उसके बाद में सी ने उस पर कुछ मार्कअप किया है तो उतना मैंने उसमें ऐड कर दिया था। तो उसके बाद में जो मेरे पास वैल्यू बन रही थी वो इतना बन गया, सी ने उसको इतना उस पर मार्कअप कर दिया, मतलब उस पर अंकित कर दिया और उस पर इतने की छूट दे दी, इतने की छूट दे दी तो उसने इतने में उसको बेच दिया, इतने में उसने ख़रीदा था, इतने में उसको बेच दिया, तो कितने का उसने लाभ कमा लिया। तो सी का लाभ पूछा है आपसे तो दोनों को माइनस कर दूंगा तो 1166 का लाभ उसने कमा लिया। ठीक है, समझ में आ गया सवाल, आसान सा सवाल था। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, उस धनात्मक संख्या का वर्ग, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग x² उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात करनी है। तो या तो ऑप्शन के थ्रू जाइए, ऑप्शन के थ्रू आसानी से हो जाएगा। ठीक है, संख्या ऑप्शन रख के देख लीजिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए। 8 पन्ने 40 और 6 48 64 ये नहीं बन रहा, 9 पंजे 45 45 और 6 54 और 9 9 81 ये नहीं बन रहा, 6 पंजे 30 और 6 36 6 6 36 ये बन जाएगा। ठीक है, या फिर इसको सॉल्व भी कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है तो 7800 रुपये की राशि x% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक रूप में की जाए तो x + 5% ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए पहले सबसे पहले हम रेट निकाल लेते हैं जो आपको स्टार्टिंग में जो दिए हुए है स्टेटमेंट उसके हिसाब से। तो 7800 रुपये है और ये आपको मिल रहा है अमाउंट। ठीक है, पॉइंट मैंने हटाया तो यहाँ पे इतना लिख दिया, देन 7800 पॉइंट हटाया तो 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब देखिए 13 6 78, 13 से कट रहा है ये 6 बार तो यहाँ पे हो जाएगा 6000। 13 से इसको मैंने काटा 13 7 91, यहाँ से मेरे पास बन जाएगा 12 128 बन रहा है ये। तो 13 9 117, 11 बन रहा है 111 और 13 अंठे 104, 13 अंठे 104 और मेरे पास फिर बनेगी मेरे पास यहाँ पे 7 13 78 इतना। अब देखिए 6 से भी कट जाएगा क्योंकि ऊपर डिजिट सम करके देखिए 8 6 14 9 14 और 9 कितना बन रहा है 23 7 30। ठीक है, तो डिजिट सम आपके पास 3 से डिविजिबल है और यूनिट डिजिट आपके पास 6 है तो आपके पास ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो नीचे बन जाएगा 1000,
इसको मैंने ऊपर 6 से काटा तो 6 एकम 6 और 6 ती 18, 6 ती 18 और 6 एकम 6, 1331। 1331 देखते हैं आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 11 का क्यूब होता है। तो यहाँ से जो रेट आ जाएगी किस हिसाब से, क्योंकि 11/10 का क्यूब लिखा हुआ है तो रेट आ जाएगी आपके पास 10%। लेकिन जो ये रेट आई है ना 10%, ये कौन सी वाली रेट है, ये 8 मासिक आई है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला था उसने 8 मासिक के हिसाब पे की जाती है 2 वर्ष के लिए। तो ये 8 महीने की रेट है, 8 मंथ की रेट है आपके पास कितनी, 10%। तो सबसे पहले मैं 12 महीने की जो रेट होगी वो निकाल लेता हूँ। तो 10/8 × 12, ठीक है। तो यहाँ से जो रेट आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 20%। 120 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो 15, तो 15% रेट आई है स्टार्टिंग से। आप डायरेक्ट ही 10% को लेकर सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग वो लाइन की है उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 15% रेट आई शुरू वाले केस से। अब इसका आगे यूज़ करना है, वो क्या कह रहा है कि x + 5% यूज़ करना है। तो अभी 20% हो गया ये, ठीक है, 20%। अब 20% को यूज कैसे करना है कि अर्धवार्षिक रूप से करना है। तो 10% रेट हो जाएगी, 2 साइकिल हो जाएंगे, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। तो इसका स्क्वायर कर देना है, तो 100 का कितना हो जाएगा, 121। ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे आपके पास, 21। तो 7800 रुपये का 21 ब्याज मिल रहा है। ये आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल, बस इतना सॉल्व करना था। और डिवाइड में 100 से करना था, तो 100 से 2 जीरो तो हट ही जाएंगे आपके पास। 78 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो 21 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, 21 × 168 होता है आपके पास 16, और 21 × 147, 147 में 6 जोड़ूंगा, मेरे पास 53, 63, 163। तो 1638 आंसर आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ध्यान यही रखना था इसमें कि जो रेट आई है उसको पहले ईयरली में निकालना है स्टार्टिंग में, देन उसके बाद में इसमें ऐड कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया हुआ है कि PQRS ओ केंद्र वाले वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQR और PSR का अनुपात इतना दिया हुआ है। यदि PQ QR बराबर है तो OPQ आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे सर्किल बना देता हूँ। इसमें आपके पास PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये PQRS हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है कि हम जानते हैं ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होगा। इनका रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ से ये वाला ऑलरेडी निकल जाएगा, 110 हो जाएगा ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास 70 डिग्री। ठीक है, PQ और PR ये दोनों भी भुजाएं आपके पास बराबर दे रखी हैं। आगे OPQ मेरे को निकालना है। अब देखो OPQ में डायरेक्ट इसको यहाँ से नहीं मिला सकता, ये सेंटर से नहीं गुजरेगी। क्यों नहीं गुजरेगी, क्योंकि अगर मैंने सेंटर से इसको गुजार दिया तो ये वाला 90 होना पड़ेगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है, लेकिन ये 110 दिया हुआ है। यहाँ पे 110 दिया तो ये सेंटर से तो गुजरेगी नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा। फ्लो में इसको यहाँ से नहीं बना देना है। तो उसके बाद में कैसे बनेगा ये, देखो ये वाला बनेगा कुछ इस हिसाब से, यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये यहाँ पे बनेगा ये आपके पास O। अब आपको जो निकालना है ना, ये वाला पूरा एंगल ये वाला निकालना है। तो अभी मैं इसको इससे मिलाता हूँ, तो ये वाली भुजा बनेगी मेरे पास, ये भुजा बनेगी मेरे पास। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे किस हिसाब से बनेगा, ये 70 है तो मेरे पास ये 140 हो जाएगा। 140 है तो ये वाले दोनों का एंगल ये 40 डिग्री होना पड़ेगा इनको। तो 40 है तो ये वाला 20 हो जाएगा और ये वाला 20 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में, ये दोनों 20-20 हो गए। अब इस वाले में मैं बात चलता हूँ, तो ये 110 है तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समान भुजाएं हैं। तो दोनों का योग 70 है, तो 35-35 ये हो जाएंगे। ये वाला 35 हो जाएगा, ये वाला 35 हो जाएगा। ये 35 है, ये 20 है, दोनों को ऐड किया मेरे पास कितना बन रहा है, 55। तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या किया है हमने। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, और उसके बाद में ये वाला 110 डिग्री बन गया स्टार्टिंग में, और ये वाला 70 बन गया। उसके बाद में इसको मिलाया, ये वाला यहाँ से निकाल लिया 100, इसका जस्ट डबल हो जाएगा 140। तो ये वाला एंगल 20 डिग्री आ गया, ये वाला 20 डिग्री आ गया, और ये 110 है तो ये हमारा 70 है, तो ये 35-35 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। ठीक है, 35-35 तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो 55 आ जाएगा। ठीक है, 2 बार समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे किया है हमने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, एक आपको व्यंजक दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, इसको 3 की पावर में लिख सकते हैं, इसको भी 3 की पावर में, दोनों को 3 की सेम पावर में लिखे, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इसको 3 की पावर में लिखा तो ये बेसिकली 81 कितना होता है, 3 × 9 = 27, और 3 करूँगा आगे तो 81 बनता है। तो 3 की पावर 4, और ये आपके पास 0.16 है, इस तरीके से है। तो ये 3 की पावर 64 बन रहा है।
आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो 3 की पावर 64, ठीक है। अब क्योंकि पावर सेम है, ये भी 3 की पावर में है, ये भी 3 की पावर में है, ठीक है। तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा डायरेक्ट, तो ये 0.36 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 0.64 और 0.36 दोनों को ऐड किया तो ये मेरे पास 1 बन जाएगा। तो 3 की पावर 1 बन रहा है, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63। ये क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 1/8, मतलब x संख्या ले ली मैंने, उसका 1/8 42 के आधे 21 से 12 कम है। 21 से 12 कम करूँगा तो ये मेरे पास कितनी बन रहा है, 21 से 12 कम किया, 21 से 2 कम किया मैंने, तो मेरे पास बन रहा है ये 19, 19 से मैंने 10 कम किया तो 9, ठीक है। 9 और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 72, और 72 का मेरे को क्या करना है, 1/4, 1/4 का मतलब 36 और 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल आसान सवाल होते हैं। और इसके बाद एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है और धारा की चाल है वो 5/6 है, 5/6 मीटर प्रति सेकंड। अब ये देखो 5/6 मीटर प्रति सेकंड, आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 5/6 इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 से कट जाएगा 1 बार, 6 से 3 बार। अब सही है, अब यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। अब ये वैल्यू आ गई मेरे पास 3 और ये 11 दिया हुआ है, अब डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो धारा के विपरीत चलना है, तो दोनों विपरीत चलना है, तो क्या है कि आपके पास दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 11 - 3 करूँगा तो 8, और 36 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 36 यहाँ पे ये आ जाएगा। 8 चौके 32, 4 घंटे लगेंगे, और उसके बाद में कितना बचेगा, 4/8, आधा ये बन रहा है, तो 4 घंटे और 30 मिनट, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास। ध्यान ये रखना था कि स्टार्टिंग में आपको जो स्पीड दे रखी थी उसको भी चेंज करना है, धारा की चाल दी हुई थी उसको मीटर को प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। नेक्स्ट है k का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे 6 अंकों की संख्या k के स्थान पर रखने पर वह 6 से विभाज्य हो जाए। 6 से विभाज्य हो जाए तो आप डायरेक्ट इसको यूनिट डिजिट का ऐड कीजिए, वो आपके पास 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 4 2 6 3 9 और 1 10 2 12 बन रहा है। अब 12 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास वो 3 से डिविजिबल हो जाए, और ऑप्शन के थ्रू जाइए। 12 में 0 भी जोड़ सकता हूँ, मैं 0 जोड़ सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है कि k की अधिकतम वैल्यू लेनी है, तो 0 से ऊपर चलूँगा। अगर कोई और वैल्यू है तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास 0 आंसर होगा। 4 रखा तो 16 बन रहा है, 16 नहीं होगा। 8 रखा तो 20 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 जोड़ा तो मेरे पास 18 बन जाएगा। 18 मेरे पास 3 से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन, यहाँ पे अगर 3 लिखा होता है यहाँ पे, तो 3 आंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, तो k लास्ट में 3 आ रहा है, तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे आंसर 6 होगा, ठीक है। समझ में आया? 6 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है, यहाँ पे दोनों चेक करनी है आपको, इस वजह से आंसर यहाँ पे 6 ही होगा। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जो 11 15 20 30 में से प्रत्येक में से k घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। तो मध्यानुपाती इसका आपको निकालना है, तो सबसे पहले k की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो रेशियो मेथड से कर लीजिए इसको, 11/15 और 20/30, दोनों का डिफरेंस लिया 9, दोनों का डिफरेंस लिया 15, इधर 3 से काटा इसको 3 से काटा 5 बार, दोनों का डिफरेंस आ रहा है कितना, 2, इधर डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 4, तो इसको 4 बनाना पड़ेगा इधर भी, तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 10, तो 6/10 बन रहा है। अब 11 से ये 6 बन रहा है, मतलब 5 घट गया, 15 से 10 बन रहा है, मतलब इधर भी 5 घट गया, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट यहाँ से 5, k की वैल्यू 5 आ गई। तो अब इसमें डायरेक्ट रख दीजिए, 5 × 2 10 दूनी 12 12, और इधर मेरे पास 5 दूनी 25 थी 75, सही बन रहा है क्या? 25 थी 75, ठीक है 75 ये बन रहा है। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालना तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से 25 × 3 कर देता हूँ इसको, ठीक है, 25 × 3, तो यहाँ से तो 5 आ जाएगा, और इस वाले से, और ये 36 बन रहा है, यहाँ से 6 आ जाएगा, तो 5 6 30 बन जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 15% वार्षिक दर पर 301/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और 12% के हिसाब से इतने में प्राप्त साधारण ब्याज इतने से कम है, तो धनराशि आपको निकालनी है। तो सबसे पहले रेट के हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं, इफेक्टिव रेट के हिसाब से। 15% है 301/3, 301/3 को क्या लिख सकता हूँ,
हाँ 10/3, 10/3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 15 से, तो यहाँ से इफेक्टिव रेट आ जाएगी मेरे पास ये 5 और ये 50, तो 50 बन रहा है पहले वाले केस से, ठीक है। दूसरे वाले केस से कितना बन रहा है, ये मेरे पास है 5.5, 5.5 का मतलब कितना होता है, 5 दूनी 10, 11, 11/2, 2 को इससे काटा मैंने 11/2, 12, तो इसको इससे काटा 6 बार 66, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, वो कितने का आ रहा है, 16 का। तो 16% की वैल्यू आपको दे रखी है 1840, 16% की वैल्यू है वो 1840 है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 1% की वैल्यू 1840 में 16 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 16 का भाग दिया मैंने, तो 16 एकम 16, अभी मेरे पास कितना बचा 2, ठीक है। तो 16 एकम 16 कितना बचा मेरे पास 5, 16 पंजे 80, 115 और 2 जीरो तो आएंगी आपके पास, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसके बाद कौन सा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन आपको निकालना है। आसान सा सवाल है, 2/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना है 3 × 3 × 3, ये हो जाएगा। 1 3 से देखते यहाँ पे चला ही जाएगा, 3 3 9 दूनी 18, 18 पाई, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मैथ का सवाल आपके पास ये रहा। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है आपके पास a√3, a√3 की वैल्यू आपके पास 12 दे रखी है, तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 12/√3, 12/√3, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो इसका क्यूब कर दो, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 12/√3, 12/√3, इससे तो 3 बन गया, ये 3 से कट जाएगा, ये 4 बार, यहाँ तक ठीक है। तो और इसके बाद में इसको भी मैं 3 बना देता हूँ, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इससे भी कट जाएगा 4 बार, ठीक है। तो ये 4 चौका 16, 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 को किया इससे, तो 16 160, 160 को मैंने 2 से किया 32, 192, 192/3, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनवन कोण पर देखता है, उसके बाद में क्या कहता है कि वो नाव है जो उसकी ओर ही आ रही है, 10 मिनट बाद वो 60 डिग्री हो जाता है वो एंगल, तो पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो टाइम दे दिया है, तो इससे कुछ अलग चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस आपके पास क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अगर मेरे पास स्पीड सेम है तो डिस्टेंस का प्रोपोर्शन में मैं टाइम को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं टाइम को उसी हिसाब से ट्रीट करूँगा जैसे कि मैं डिस्टेंस को ट्रीट करता था, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं करना है, वही वैल्यूज़ आपको यूज़ करनी है उसी तरीके से जैसे पहले करते थे, ये बात चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा घबराना नहीं है कि टाइम दे दिया तो टाइम में कुछ अलग चीज़ होगी यूज, नहीं वैसे ही होगा सेम। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। पहले 30 डिग्री का एंगल था अपना वन कोण, 30 डिग्री यहाँ पे ये वाला, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में इसकी ओर बढ़ रही है तो ये 60 डिग्री हो जाता है। तो अब कह रहा है कि नाव द्वारा पहुँचने में लगा कुल समय, तो कुल समय यहाँ तक पहुँचने में उसको, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में कुल समय कितना लगेगा वो आपको निकालना है। तो ये 10 मिनट बाद, ये वाला वैल्यू है आपको 10 मिनट दे रखी है। तो अब देखिए इसको मैं किस हिसाब से करूँगा, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया h, ये 30 के सामने एक बुझा h है, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास √3h, √3 टाइम्स, ठीक है, √3 टाइम्स हो गई। अभी ये है 60 डिग्री के सामने की, ये हो जाएगी h/√3, दोनों का डिफरेंस √3/h और h/√3 का डिफरेंस दे रखा है 10, ये बात सही है यहाँ तक। तो दोनों का डिफरेंस में बात करूँ, √3h में कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो √3 माइनस 1/√3, ये वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है 10 के बराबर। तो यहाँ से 3 - 2, ये कितना आ रहा है आपके पास, 3 - 2, 2/√3 बन रहा है, तो 2 से इसको काटा 5/2, तो h की वैल्यू आ गई ना, वो 5/√3 आ गई, 5√3 आ गई, ठीक है, h की वैल्यू आ गई वो 5√3 आ गई। तो यहाँ पे रखूँगा ये वाली वैल्यूज निकालने के लिए 5√3/√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है ना मेरे पास, ये वाली वैल्यू आ रही है मेरे पास 5। यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 10 मिनट लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 5 मिनट लग रहा है, तो टोटल मेरे पास टाइम कितना हो जाएगा 15 मिनट, यही आपको निकालना था, ठीक है। समझ में आया, सिंपल, वैसे ही आपको क्वेश्चन को ट्रीट करना है जैसे पहले हिसाब से करते थे।
आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 अधिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 108 दे रखा है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई आपको निकालनी है। ये आधार है, आधार की त्रिभुज का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं किस हिसाब से। देखो 1/2 इंटू आपके पास आधार की लंबाई ज़्यादा है ऊंचाई से, ओके, तो आधार की लंबाई निकालनी, तो आधार की लंबाई को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। आधार की लंबाई मान लो मैंने x, अब ये ज़्यादा है तो x - 6 दूसरी वैल्यू हो जाएगी, और इसके बाद में इसका वैल्यू दे रखी है मेरे को 108 दे रखी है। 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा कितना, 216, ठीक है, 216। तो अब मैं x की वैल्यू क्या रखूँ कि इसमें सेटिस्फाई कर जाए, तो x की वैल्यू में डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू जाऊँगा। डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू जाऊँगा तो यहाँ से 12 मैंने रखा, तो 12 इंटू 6 करूँगा, 12 6 की 72 बन रहा है, 27 से भी नहीं बनेगा, 18 से रखिए, देखो 18 इंटू 12 करूँगा तो 12 9 में 108, 108 का डबल करूँगा 216, केवल यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट यहाँ से 18 आ जाएगी, ठीक है। जो ऑप्शन दे रखा था उसके थ्रू जाके आसानी से हो जाएगा ये सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात करूँ, ये वाला देखिए, ये रहा आपके पास 99। कह रहा है कि 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रही एक बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। यहाँ पे है 30 डिग्री अवनमन कोण पर, ये 30 डिग्री हो जाएगा। 30 मीटर ऊंची मीनार है, ये 30 मीटर ऊंची मीनार होगी। तो मीनार के बाद और बच्चे के बीच की दूरी, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। 30 के सामने की भुजा ये है, तो इसके 60 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगी 30√3, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल आपको 72 दे रखा है, उनका अनुपात इतना है, तो 5 से 3 8, 8 की वैल्यू 72 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9। दोनों का अंतर कितना है, 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 18 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 48.2 है, 10 संख्याओं का 47 है, और 12 संख्याओं का आपके पास 49 है। तो शेष संख्याओं और उनके साथ साथ 2 संख्याएं और ऐड करनी है, इनका सभी का एवरेज निकालना है आपको, कितना होगा। तो सबसे पहले मैं वो 3 संख्याएं निकाल लेता हूँ क्या होंगी। तो 25 10 संख्याओं का इतना दे रखा है, तो ये कितना कम है इससे, ये मेरे पास कम है 1.2 का मतलब कितना हो गया 12, ये 12 माइनस कम है। तो इतना 12 संख्याओं का दे रखा है 49 कितना ज़्यादा है इससे, 0.8 ज़्यादा है ना, तो 12 × 96, 9.6 को इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 2.4, ठीक है। 10 2 12 माइनस का, ये माइनस का है, तो बाकी संख्या का औसत इसमें क्या होगा, प्लस में होगा। तो 3 संख्या है बची बाकी की, तो उनको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 दूनी 6, तो बाकी इनका ऐड में हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 8 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 150 बनेगा ना, हाँ ये 0.6 बन रहा है। 150 में से 6 माइनस 144 में 2.4 ऐड कर दूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 147 बन गया, वो जो 3 संख्याओं का। अभी क्या है कि ये तो तीनों संख्याओं का योग बन रहा है, और बाकी 2 संख्याएं इसमें ऐड करनी है, कौन सी 58 और मेरे पास 69, ये लास्ट में है जो संख्या, ये मेरे पास 69 है, इन सबको ऐड करना है। तो अभी टोटल संख्या 5 हो गई है, तो 8 7 15 9 24 2, और ये आपके पास 14 5 19 6 25 2 27, 274 और इसको डिवाइड करना है 5 से, तो इसका जस्ट डबल कर दो तो 54.8, ये आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे कि ए और बी किसी कार्य को इतने रुपए में करने का ठेका लेते हैं, और ए उसको 20 दिन में कर सकता है और बी उसको 30 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल अगर ये तीनों काम करें तो उसको 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 120 मैंने इनकी एफिशिएंसी ले ली, तो अभी यहाँ से 20 का ये इसकी की एफिशिएंसी ए की आ जाएगी 6, बी की आ जाएगी आपके पास 4, और सी की तीनों की मिला के 15 बन रही है, तो सी की यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, सी की आ जाएगी यहाँ पे 5, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि सी को उस कार्य के लिए कितना पैसा मिलेगा,
तो टोटल मैं डिवाइड कर देता हूँ 15 से, 1875 को 15 से, और उसके लिए 5 हिस्सा आपको निकाल लेना है। 1875 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 15 से, और सी के लिए मेरे को इसका निकाल देना 5 का हिस्सा, मतलब 3 से डिवाइड कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 6 18 और 75 को 25, 325, तो 625 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी, तो आज किरण की आयु उसकी शादी के समय की आयु के 11/7 गुना है, तो अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु कितनी होगी। तो मान लेता हूँ करंट में जो उसकी एज है वो आपके पास x है, तो ये x जो वैल्यू है आज किरण की आयु, उसकी शादी के समय की आयु, उसकी शादी के समय x - 20 वर्ष पहले हुई थी, इसकी कितनी गुना है 11/7 गुना, तो 11/7, 7 को मैं लेके आऊँगा तो ये 7x, तो यहाँ से बन रही वैल्यू बन रही है मेरे पास 11x, ये 7x, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो 220। ठीक है। 4 से मैं डिवाइड करूँगा इसको, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी 110 को 55, तो x की वैल्यू आ जाएगी 55 यहाँ से। तो करंट में उसकी जो एज है वो 55 है, 10 वर्ष बाद उसकी एज पूछ रहा है तो 65 आंसर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में ये वाला देखिए 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 दे रखा है, उनमें से एक प्रेक्षण निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है, तो लिया गया प्रेक्षण क्या होगा। अब देखिए यदि संख्या है आपके पास उतना ही उसमें से जितना उसका एवरेज है उतना ही उसमें से आप निकालोगे, तो आपके पास प्रेक्षणों के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो 12 ही संख्या होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में एक और सवाल रह गया होगा आपका, यहाँ पे लास्ट सवाल देख लीजिए, ये वाला, ये DI का सवाल है, देख लीजिए इसको कैसे करना है। आपको 2001 में बैच 2 में प्रतिशत उम्मीदवारों की संख्या 2005 में बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक थी। 2001 में जाइए और उसका बैच देखिए, 2001 में बैच 2 144 दिख रहा है, और उसके बाद में 2005 में जाइए और उसका बैच 5 देखिए, ये 90 दिख रहा है। अब ये कह रहा है कि इससे कितना अधिक है ये वाली वैल्यू, 90 से ये कितना अधिक है आपके पास 54 अधिक है, 54, और ये 90 से अधिक है, तो 9 से ये कट जाएगा 6 बार, तो 60% आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60% यही आपसे पूछा है, तो समझ में आ गया। तो ये टोटल क्वेश्चन जितने भी मैथ के पूछे गए थे वो डिस्कस कर लिए हमने यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी जो तीनों शिफ्ट हुई हैं, 4 तारीख लेवल 4 और उसके बाद लेवल 6 की 2 शिफ्ट, तो इस तरीके से तीनों शिफ्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं वीडियोस तीनों, एक बार ज़रूर देखना इनको, और लेवल 2 3 के लिए और 2 3 5 तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। तो यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि मैथ का क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं और उनको कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।